वर्षों से बॉटनिकल साइंस से जुड़े हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डीआरबी सिंधु महाविद्यालय इन द बॉटनिकल डिपार्टमेंट। और साइंस से बड़ा प्रेम है, नीरी से भी जुड़े रहे हैं कुछ समय तक। और बॉटनी को या साइंस को एक अलग रूप स्वरूप में देखते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ पारिक ब्रदर जूलर्स का, जो इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं मेरे आज के मेहमान का, जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार खापेकर सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत आपका राज की बात। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। यस सर, 20-22 वर्षों से एक ही चीज पढ़ाना, बॉटनी पढ़ाना, ये अनुभव कैसा है? और पहली बात, इस अनुभव से आप कब जुड़े, क्यों जुड़े? मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ 20-22 साल से। जैसे कि हमने बताया, मैं नीरी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्लासरूम के बाहर भी जाकर पढ़ा सकते हैं, तो बोर होने का कहीं सवाल ही नहीं है। हम लोग लाइव नेचर के साथ पढ़ते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही बच्चों को जापानीज गार्डन में लेके गए थे, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने किया, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी किया। नेचर में पौधा कैसे उगता है और वो अपनी लाइफ कैसे करता है, ये सारी चीजें हम लोग बॉटनी में पढ़ाते हैं, तो बोर होने का सवाल ही नहीं होता। रही बात हमारी, आपने जो पूछा कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ कैसे जुड़ा, तो साइंस के साथ जुड़ा हूँ। मेरा 11th-12th से ही हो गया था, और पर्टिकुलरली बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। बायोलॉजी में मुझे 12th में डिस्टिंक्शन भी था। फिर बीएससी मैंने इस्लॉप कॉलेज से किया। एमएससी और पीएचडी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, वहां से किया। एमएससी जब मैं कर रहा था, तभी मेरे गुरु प्रोफेसर पीबी नानकर सर से मेरी मुलाकात हुई, और नेचर के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, सस्टेनेबिलिटी के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति मेरा रुझान होने लगा। जब मैंने उनसे बात किया कि मुझे सर रिसर्च भी करना है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उनके कारण ही मुझे नेचर से और एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक मिला। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड है। वाटर एनालिसिस और वाटर सॉइल का जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उसमें मैंने काम किया, तो जिसका मुझे फायदा बहुत हुआ है। जैसे आपने आपके शो के पहले ही बताया कि गुरुओं का ही योगदान हमारे जीवन में होता है, वैसे ही कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोरहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी जाओ गुरु के जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो गुरु के कारण ही गोविंद का स्वरूप हमको समझने को मिलता है। तो मेरे जो गुरु है प्रोफेसर नानकर सर, अभी वो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया एनवायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, तो उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिसके चलते मैं नीरी में 3 अलग अलग डिविजन्स में काम करने का मुझे मौका मिला। आपको शायद पता ही होगा नीरी के बारे में, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर लोगों को एक बार चांस नहीं मिलता, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मैं वहां पर 2004 में जियो एनवायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन में काम किया। उसके बाद मैंने एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड रिस्क असेसमेंट डिवीजन में काम किया, जहां पर मैंने डॉक्टर वटे सर, चौधरी सर के साथ काम किया। डॉक्टर वटे सर देन बिकम्स डायरेक्टर ऑफ नीरी आल्सो। देन आई गॉट फेलोशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करते समय मैं रिसर्च एसोसिएट बन गया। यू कैन से दैट इट इज असिस्टेंट साइंटिस्ट पोस्ट। और मैं मैडम जुआरकर के साथ भी काम किया एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी लैब में, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पिछले हफ्ते ही मैं उनसे जाके फिर से एक बार मुलाकात की, तो मुझे और भी उनसे मिलके बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई। सब मेरी ना बॉटनी से जुड़े, इस विषय से जुड़े, एनवायरनमेंट से जुड़े लोगों के साथ ना सर एक कंप्लेंट है मेरी। सर प्लीज। आप जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब ये विद्यार्थी उसे पढ़ते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को, पेड़ों को, प्रदूषण को एक अलग नजरिए से देखते हैं। प्रदूषण को अपना दुश्मन समझते हैं और पर्यावरण को अपना दोस्त। यस। लेकिन जब ये इन प्रैक्टिस जाता है, ये जब एज एक नई पॉलिसी अप्लाई करना होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसके हजार्डस साइड को समझता है, जानता है, तो वो अप्लाई क्यों नहीं कर पाता? आज से स्थिति इतनी खराब क्यों है कि नागपुर का एआई, नागपुर का एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, माफ कीजिए, AQI सर इस किस्म का आता है जिससे हम रेड जोन डिक्लेयर होने की कगार पे आ जाते हैं।
सर इसका मैं आंसर आपको देना चाहूंगा। बॉटनी पढ़ के या एनवायरनमेंट पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं वो सही में अच्छे से काम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, हमारे पॉलिसी मेकर्स का प्रॉब्लम आ जाता है। आपके शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। नाग नदी रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट में हूँ मैं, लेक रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट में हूँ मैं, गार्डन का फ्रेंड करके मुझे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया है। पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, जब पॉलिसी बनाते हैं तो वो पूछते नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एक ही मुद्दा मैं रखता हूँ। कोनोकार्पस एक ट्री है जो आप देखेंगे कि नागपुर के जितने भी मोस्ट ऑफ द जो रोड डिवाइडर्स है उस पर लगे हैं। एवेन्यू प्लांटेशन में कोनोकार्पस ट्री लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ता है, ग्रीन दिखता है और अच्छा दिखता है। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्री। वो हमारे एनवायरमेंट के लिए प्रॉपर नहीं है। वो एक्चुअली मैनग्रूव है। जब उसका वो बड़ा होता है, उसकी जो फ्लावर्स से जो पराग निकलते, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब करते हैं, है ना। तो जब ये उसको दुबई प्लांट भी कहा जाता है, तो वो दिखता अच्छा है इसलिए लगाने से कोई मतलब नहीं है। और उसमें क्या होता है, जो एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं उसमें बर्ड्स अपने अंडे देते नहीं है, बटरफ्लाइज विजिट नहीं करते, अंडे नहीं देते। तो इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी जो इम्बैलेंस हो जाता है। बॉटनी और एनवायरमेंट के जो स्टूडेंट है वो अपना काम अच्छे से करते हैं। पॉलिसी मेकर्स ने इसमें से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो हमारा नागपुर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, विदर्भ, वर्ल्ड पूरा अच्छा हो सकता है। सर, डीआरबी सिंधु महाविद्यालय के साथ काम करने का जो अनुभव है कैसा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, डीआरबी सिंधु महाविद्यालय के कारण ही मेरी पहचान है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके शो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसे लोग जानते भी हैं, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 125 to 150 लेक्चर्स आउट ऑफ कॉलेज जाके दिया है। महाराष्ट्र में भी दिया है, आउट ऑफ स्टेट में भी दिया है, और पर्यावरण से रिलेटेड और बॉटनी से रिलेटेड। लेकिन मेरी पहचान सिंधु महाविद्यालय के कारण है। सिंधु महाविद्यालय है इसलिए मैं हूँ। सिंधु महाविद्यालय से मेरा जुड़ाव बचपन से ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो मैं शंकर नगर में रहता हूँ, लेकिन मैं पहले सिंधु महाविद्यालय के सामने ही रहता था। अच्छा। और फॉर्चुनेटली बोलिए, मैं बचपन में यहाँ के ग्राउंड में खेला हूँ, तो सिंधु महाविद्यालय ने मुझे फिर से बुला लिया, तो मैं फिर से सिंधु महाविद्यालय में ज्वाइन किया। सिंधु महाविद्यालय ज्वाइन करने के पहले मैं 2 साल गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के गोरेगांव में, जहाँ पे जगत महाविद्यालय, वहां पर था, और 3-3.5 साल में निरी में था। सिंधु महाविद्यालय में बहुत अच्छा अनुभव इसलिए भी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पैरेंटल टाइप के लोग मुझे मिले। हमारे जो मैनेजमेंट में सभी लोग हैं, हमारे दादाजी भी थे, फिर हरि भैया थे, अभी केसवानी साहब है, रुगवानी साहब है, तो ये सारे, बाकुरू साहब है, तो ये सारे हम लोगों को संभाल लेते हैं। गलती कभी कभी होती है, उसको भी संभाल लेते हैं। और मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि एप्रिसिएशन वर्क्स लाइक अ टॉनिक। तो अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया तो वो उसको सराहते भी है, जिसके कारण और ज्यादा काम करने की बूस्ट मिलता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने 16 बुक्स लिखी है, जिसमें से 6 बुक्स एस्टान की है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि 11th-12th में जो अभी एनवायरमेंटल साइंस की जो बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, वो भी हमारे टीम ने लिखी है। मैं आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ बाल भारती, जो बाल भारती की किताब होती है। आई एम बोर्ड मेंबर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर हम लोग करिकुलम को डिजाइन करते हैं बॉटनी का, बीएससी एमएससी का, एज वेल एज आई एम अ बोर्ड मेंबर ऑफ बॉटनी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑल्सो। मैं एनवायरमेंटल साइंस के बोर्ड में गोंडवाना यूनिवर्सिटी में भी रह चुका हूँ, और मुझे काम करने का मौका मिला डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में भी, जहां पर मैं डेप्यूटेड था 5 साल के लिए। तो 2-3 महीने में मेरा वहां पे मीटिंग होता था। तो अक्रॉस द इंडिया में मुझे घूमने का मौका मिला। नीरी के कारण मुझे अक्रॉस द इंडिया घूमने का मौका मिला, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। जो मैंने नॉलेज अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करके, जैसे कि मैंने एसआर के साथ काम किया, मैंने रिलायंस के साथ काम किया, मैंने और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं यहाँ पर देता हूँ, और बच्चों को उस तरीके से ग्रूमिंग करने का मैं मौका देता हूँ। क्यों स्टूडेंट्स ने डीआरबी सिंधु महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए? डीआरबी सिंधु महाविद्यालय में एडमिशन लेने के बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि वी आर कैटरिंग द डिफरेंट फॉर द कैटरिंग फॉर द डिफरेंट सर्विसेज टू वेरियस
हम लोग बोलेंगे अलग अलग तबके के लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कॉलेज थोड़ा सा प्रिविलेज कैटेगरी में कॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा जो एरिया है वहां पर थोड़े से वैसे स्टूडेंट आते हैं, तो हम लोग उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की अगर हम लोग बात करें, नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की, बाकी सारे डिपार्टमेंट की भी, तो वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है, ये तो सभी ने आपको बताया होगा। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वहां पर 4 हैं। आई एम फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, हम लोग सारे इक्वल है। बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं आई एम फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। मेरे साथ डॉक्टर हाते हैं जो टैक्सोनॉमी बहुत अच्छा जानते हैं। विदर्भ में टैक्सोनॉमी यानी प्लांट आइडेंटिफिकेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्राची लामट है, वो बायो फर्टिलाइजर और बाकी की चीजों पे काम करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मेघा भामरी है, वो हाइड्रोपोनिक्स और बाकी की गार्डन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स स्पेशलाइज है उसके तज्ञ लोग हैं। मेरा एनवायरमेंट पे काम चलता है, इकोलॉजी पे काम चलता है, एल्गी पे मैं काम करता हूँ। तो ये सभी लोग अलग अलग फील्ड में काम करके आ चुके हैं, इसीलिए उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और हम लोग उसको स्टूडेंट्स को देते हैं। वी हैव वेरी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। अगर आप लेबोरेटरी आएंगे तो हम लोग आपको दिखा देंगे। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूजीसी के प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में हो गए हैं। अभी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड हमारे डॉक्टर हाथे ने वो प्रोजेक्ट सबमिट किया है। सीएसआर कैनरा बैंक ने भी हमको प्रोजेक्ट दिया है, मैं उनका भी थैंक आपके माध्यम से करना चाहूंगा, जिसके थ्रू हम लोगों ने टिश्यू कल्चर लैब बनाई है। यानी हम लोग प्लांट्स को, अलगी को हमारे कल्चर रूम में लैब में उगाते हैं, जिसका अलग अलग विषय पे हम लोग संदर्भ में उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो सिंधु महाविद्यालय में आने के बहुत सारे रीजन है। हमारे पास वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ भी है। सर, डॉक्टर राजकुमार खापेकर का परिवार उनके ये काम को किस तरह से अप्रिशिएट करता है? आर यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एट होम? सर, मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ तो 2 महिलाओं के कारण। एक तो मेरी माता दमयंती खापेकर और एक मेरी वाइफ मानसी खापेकर। शी इज ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड। शी इज एमएससी मैथमेटिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट। शी वॉज अ टीचर प्रीवियसली। पर वो मेरी माँ और मेरी मदर और मेरी वाइफ घर का फ्रंट अच्छे से संभालती है। मेरी वाइफ बच्चों का ध्यान अच्छे से देखती है। उसने अपना करियर सैक्रिफाई कर दिया बच्चों के परवरिश के लिए, इसलिए मैं पैन इंडिया घूम पाता हूँ। मुझे अलग अलग जगह से बुलाया जाता है। लास्ट मंथ में मैं जबलपुर, राजनांदगांव और बाकी अलग जगह जाता हूँ। हर समय जाते रहता हूँ। और आई एम वेरी काइंड इनफ कि मुझे प्रिंसिपल ऐसे मिले हैं, मैनेजमेंट ऐसे मिले कि वो मुझे भी जाने के लिए भी मौका देते हैं। तो वो मेरे बेटर हाफ घर बहुत अच्छे से संभालती है, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से देखती है, मेरे माता पिता का ध्यान रखती है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। मेरे फादर, आई कैन से माय फादर इज आल्सो वेरी प्राउड। मुझे देख के प्राउड फील करते हैं कि जो वो नहीं कर पाए वो मैं आज कर पा रहा हूँ, छोटी सी एक पोजीशन पे मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो इसमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान मानता हूँ, वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, मैं गुरुओं का भी अपना बहुत योगदान मानता हूँ और मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो डीआरबी सिंधु महाविद्यालय में हो या फिर जिस भी माध्यम से आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को, प्रदेश को, देश को, वो आपका कंट्रीब्यूशन जारी रहे। प्रिंसिपल साहब जिस तरह से अनुमति दे रहे हैं वो भी अनुमति आपको हमेशा मिलती रहे, वो कंफर्ट मिलते रहे। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाहूंगा। बॉटनी का प्रोफेसर हूँ मैं, बॉटनी पढ़ाता हूँ, बॉटनी का सब्जेक्ट करिकुलम में डिजाइन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं बच्चों को और भी मोटिवेट करता हूँ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। जैसे डॉक्टर दहिरे ने बताया कि वो न्यूट्रिशन और बाकी के, मैं खुद वर्कआउट करता हूँ, बच्चों को प्रेरित करता हूँ। साथ साथ बच्चों का ध्यान थोड़ा सा भटक गया है, उसके तरफ भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें होते हैं। आजकल क्या हो गया, हमको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है, मीडिया है, ये तो है। लेकिन उससे और मैं जो पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ
कि ये सोना बाबू वाला जो कल्चर आ गया है, जी। जिसके कारण बच्चों का बहुत डिस्ट्रैक्शन है। बॉटनी पढ़ाना ही मेरा सिर्फ काम नहीं है, मुझे एक देश का अच्छा नागरिक भी तैयार करना है जो आगे चल के देश को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जो चीजें है ना, जो बच्चों, लड़का और लड़की दोनों को वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी आप देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में 9वीं 10वीं में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन चल गया है। हम लोग कॉलेजेस में भी देखते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत चलन चला। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी प्यार सही या गलत की जो हमको समझ रखना बहुत जरूरी बात है। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी किसी को सही में अच्छा प्यार मिल भी जाता होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी का मन टूट जाता है तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। तो उसमें कारण वो तो खराब होता है, उसका पार्टनर खराब होता है, साथ साथ उससे जुड़े जो उनका परिवार है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी शुभम शाम ने बहुत अच्छा लाइन लिखी है, मैं आपके माध्यम से दो लाइनें कहना चाहूंगा कि कभी कभी उनको प्यार मिल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं मिल जाता तो डिप्रेशन चले जाते हैं। तो उनके लिए कवि शुभम शाम बहुत यंग उभरते हुए कवि है। तो उन्होंने लिखा है, यूं आंखों से सैलाब उठा और कानों तो खर लहर गई, यूं आंखों से सैलाब उठा और कानों तक खर लहर गई, यूं हृदय की जज्बात की जाला लब तक आकर ठहर गई। यूं कहना तो था बहुत मगर हर जख्म दिखाना भारी था, यूं कहना तो था बहुत मगर हर जख्म दिखाना भारी था, उन जख्मों को शब्दों में पिरोकर लब तक लाना भारी था। क्या बात। और कहते भी तो किससे, और कहते भी तो किससे नाजुक सा दिल जिसने तोड़ा, और कहते भी तो किससे नाजुक सा दिल जिसने तोड़ा, इस जीवन के अमर भंवर में तन्हा सा मुझको छोड़ा। तो क्यों मैं अपने जज्बातों को यूं ही तुझ पे बर्बाद करूं, कहीं और लगाऊं भाव को, कहीं और कहीं आजाद करूं। तो भौरे सालों उड़ चला मैं, तो भौरे सालों उड़ चला मैं हर बाग की कली खिलाने को, जिस दिल को तुमने ठोकर मारी उस दिल को कहीं लगाने को, मैं फिर से प्यार को पाने को, मैं फिर से प्यार लुटाने को, जीवन पथ पर चल पड़ा मैं जीवन को सफल बनाने को, जीवन पथ पर चल पड़ा मैं जीवन को सफल बनाने को। तो हमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे गुरुजनों का आदर करते करते ये सारी चीजों से हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट होके हमारे जो एम है, हमारा जो फोकस है उस पर कंसेंट्रेट करना चाहिए। तब वन डे द डे विल डेफिनेटली कम कि आप भी बाकी लोगों के जैसे, मैंने जैसे एक छोटी सी मुकाम हासिल किया है वहां पर जरूर पहुंचोगे। मैं बॉटनी पढ़ाता भी हूँ पर थोड़ा सा साहित्य का भी मुझे प्रेम है, इसलिए मैं कविता लोगों को सुनाता हूँ। सर, आप ऐसी कविताएं सुनाते रहे, ऐसी साहित्य से आपका प्रेम रहे, और बॉटनी के माध्यम से, आपकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से जो आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें आप सफल हो। आप इस शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज, इट्स अ ऑनर टॉकिंग। थैंक यू। राज की बात राज के साथ। थैंक यू। राजकुमार सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। अगर आप ये वीडियो आधे से आपने शुरू किया तो अपनी शुरुआत से शुरू करना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग द्रोणाचार्य एपिसोड्स आई हैव डन एंड आई विल रिमेंबर फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। एक बात बीच में जब हुई थी कि बॉटनी पढ़ने के बाद जब ये स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट और पर्यावरण से उस किस्म का लगाव लगाकर काम करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद उन्हें क्या हो जाता है कि वो पर्यावरण के जो दोस्त है वो पर्यावरण के दुश्मन बन जाते हैं। ये एलिगेशन उन पे लगते हैं कि ये शायद वो अफसर ही होगा जिसे इस किस्म की अकल नहीं होगी कि वो इस किस्म की चीजें कर पाए जिससे पर्यावरण जो खराबी आ रही है, जो डिसबैलेंस आ रहा है वो न रहे। लेकिन इसमें एक बहुत प्रमुख बात जो आज डॉक्टर राजकुमार खापेकर सर के माध्यम से पता चली कि प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स में नहीं है जो अफसर बन के बैठे हैं, प्रॉब्लम उस पॉलिसी मेकर में है जो पॉलिसी बनाता है। क्यों इलेक्शंस के पहले हम कहते हैं कि एक पढ़े लिखे नेता को आप वोट दें? क्यों बार बार इस बात की गुहार लगाई जाती है? आज आपको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। सच में ये मुझे भी अधिकार नहीं है ये बात कहने का कि आज देश की हालत ऐसी क्यों है, आज क्यों हमारा AQI खराब है, क्यों गर्मियों के मौसम में जब हम कोई सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो हमें वो ग्रीन किस्म की वो छोटा सा एक छाव देने के लिए महानगर पालिका लगाती है, जबकि पेड़ों का एक काम था। हमने पेड़ों को तो काट दिया, और पेड़ों को हमने काटा नहीं, पेड़ों को हमने कटने दिया। पेड़ों को बचाने के लिए हमने आवाज नहीं लगाई, और जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंट प्रेमी पेड़ों को बचाने के लिए रास्ते पर उतरे, हमने उनको भी सपोर्ट नहीं किया। और जहां जहां सपोर्ट मिला है वहां बदलाव आया है।
आप यूरोप देखिए, यूरोप क्यों खूबसूरत है? क्योंकि वहां के पेड़ खुश हैं। अगर आपके शहर में, शहर का जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रीन पॉकेट है, अगर वही नहीं बनेगा तो आपको क्या लगता है कि आपके शहर में, आपका शहर हरा और भरा कैसा रहेगा? अभी तो शहर सिर्फ भरा है, हरा नहीं है। हरा करने की जिम्मेदारी सबकी है। पेड़ लगाना, पौधा लगाना सब चाहते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके एक वृक्ष बनाना कोई नहीं चाहता। दैट्स द सैड पार्ट। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज के बाद। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।